फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत की जो बाउंड्री लाइन है भारत पाकिस्तान के बीच में, और भारत और चीन और भारत बांग्लादेश या भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है, उनके नाम और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के तटीय सीमा की लंबाई और द्वीपों सहित कुल सीमा की लंबाई के बारे में बताया था। और बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की थी। जो लास्ट हमने बताया था आप लोगों से, यहाँ तक हम लोग हमारा कवर हुआ था कि हमने स्थलीय सीमा और तटीय सीमा ये सब कवर कर लिया था। आगे हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो भारत के 3 जलीय सीमा साझा करने वाले जो देश हैं, उसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव हैं। तो हमने आपसे बताया था कि इंडोनेशिया और भारत का एक द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बीच में जो बाउंड्री साझा करता है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसी के जस्ट पूरब साइड में यहाँ पे हमारा इंडोनेशिया पड़ता है। इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। इसका नाम है ग्रेट चैनल। ओके, अब हमारे जो 3 देश हैं, एक इंडोनेशिया है, श्रीलंका है और मालदीव, ये 3 भारत के जलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। तो इनके बीच में जो विभाजक लाइन है उसको क्या कहते हैं, या वो कितनी डिग्री की है। तो यहाँ हमारा लक्षद्वीप है, एक हमारा एक द्वीप यहाँ पे है मिनिकॉय द्वीप, ओके, और ये है हमारा मालदीव। इसको क्या कहते हैं, मालदीव। ओके, तो मालदीव और मिनिकॉय आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि एक छोटा सा ये मिनिकॉय द्वीप है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में ये लाइन जो आप देख रहे ऐसे जा रही है, ये 8 डिग्री लाइन है। ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री लाइन है, 8 डिग्री लाइन है। 8 डिग्री, जिसको कहते हैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किनके किनके बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो लाइन है उसको कहा जाता है, ये है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ओके, अब एक और बचता है जो 10 डिग्री लाइन है। ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, 10 डिग्री जो रेखा जाती है वो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो 10 डिग्री लाइन है वो गुजरती है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अब हमारा एक और पड़ोसी देश है, जो जलीय पड़ोसी देश जो जल से सीमा साझा करता है, उसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत के बीच में कोई विभाजक अक्षांश रेखा नहीं है। यहाँ पे विभाजक लाइन है जल संधि। जल संधि क्या होता है, जल संधि वो एक ऐसा जल का सकरा भाग होता है जो 2 भूमियों को अलग करता है,
जो दो बड़े भूभाग को अलग करता है और दो बड़े सागरों या फिर महासागरों को जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं जल संधि। तो एक बड़ा भूभाग ये भारत और एक बड़ा भूभाग ये हो गया श्रीलंका, और इन दोनों को अलग करने का काम करता है यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसको कहते हैं पाक जल संधि। इसको क्या कहेंगे? पाक जल संधि। इसको कहते हैं पाक जल संधि। ठीक, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। भारत मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अच्छा, 8 डिग्री चैनल तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, लेकिन भारत का जो भूभाग स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। इसका मतलब कि जस्ट थोड़ा नीचे से अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा मिनिकॉय द्वीप समूह। ठीक, अब आते हैं भारत के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। उसके बाद हम भारत के भूभाग को विभाजित करके हम उसके जो प्राकृतिक विभाजन है उसके अकॉर्डिंग हम उसका अध्ययन करेंगे भारत का। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखते हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। इनमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या हैं? केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य हमारा है राजस्थान। इसको 1 नंबर पे है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश है। तो दूसरे नंबर पे क्या है? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे कौन सा है? चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पे हमारा चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद हमारा पड़ता है गुजरात। ये है 5वें नंबर। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हम उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं तो हमको वही यूपी तक पढ़ना है, केवल उत्तर प्रदेश। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 4 स्टेट आते हैं, जिसमें या तो फिर पूछ लेगा कि इन चारों में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, या ये पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का राज्य है। तो ये पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से सीरियल वाइज लगाइए। जैसे राजस्थान दे दिया, ठीक है, राजस्थान मान लो दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया, ठीक है, और महाराष्ट्र दे दिया, और यूपी दे दिया। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा। एक बार इसको आगे कर देगा, ये पहले पे दे देगा, ये दूसरे पे दे देगा, ये तीसरे पे दे देगा, ये चौथे पे दे देगा, या ये पहले पे दे देगा, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो उनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें से कौन सा सही क्रम में है ये बताना रहेगा। कभी घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में। अगर घटते क्रम में रहेगा तो सबसे पहले ये रहेगा, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद इसका नंबर आता है, उससे छोटा ये है। तीसरे नंबर पर ये आता है, चौथे नंबर पर ये आता है। यानी कि उत्तर प्रदेश सब चौथे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है? किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की है। ठीक है, तो अब हम अब एक और चीज़ हम देखते हैं। तो भारत की जनसंख्या साक्षरता, भारत में साक्षरता कितना है? तो भारत की साक्षरता जो है वो 74.8
74.04% है। भारत में साक्षरता कितनी है? 74.04% है, जिसमें से मेल की साक्षरता है 82.14%, ठीक है, और फीमेल की साक्षरता है फीमेल की साक्षरता क्या है? तो फीमेल की साक्षरता है 65.46%। भारत में फीमेल की साक्षरता है 65.64%। भारत में मैक्सिमम आप सभी लोग ये जानते हैं कि भारत एक ग्रामीण कृषि प्रधान देश है और यहाँ की मैक्सिमम जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 83.37% है। इतनी जनसंख्या जो है रूरल वाली है, रूरल एरिया में रहती हैं। अर्बन एरिया में यानी कि जो शहरों में जनसंख्या रहती है वो 37.71 करोड़ है, ठीक है, 1 CR है, करोड़, इतनी करोड़। अगर परसेंटेज की बात करें, अगर एक परसेंटेज की बात करें तो लगभग 68.8% जनसंख्या वो गांव में रहती है और 31.2% जनसंख्या वो शहरों में रहती है। इसका मतलब लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 2/3 जनसंख्या गांव में रहती है और 1/3 जनसंख्या कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। अगर हम करोड़ की बात है, 83 करोड़ लगभग 83.37 करोड़ जनसंख्याएं रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और 37.7 करोड़ जनसंख्या कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। तो मैक्सिमम जनसंख्या अगर हमको देखा जाए तो वो क्या है कि गांव में निवास करती है भारत। इसीलिए भारत की जो कहा जाता है कि भारत की जो आत्मा बसती है वो कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। ओके। अब भारत के भौतिक विभाजन के बारे में हम पढ़ते थे। भारत को पाँच भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में कौन कौन सा बांटा गया है? तो 5 भागों में हम देखते हैं इसके हिसाब। तो सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हो, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे पे आता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। और तीसरे पे आता है प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद तटीय मैदान आता है, तटीय क्षेत्र। और लास्ट में एक आता है, इसको कह सकते हैं हम यहाँ लगे, ठीक है, इसको कहते हैं द्वीपीय क्षेत्र। क्या है? द्वीपीय क्षेत्र। तो ये हो गया हमारा 5 भाग। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटीय क्षेत्र और उसके बाद द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब हम इसका विस्तार देखेंगे, ठीक है। देखिए, उत्तर का विशाल मैदान हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ से लेकर के और हमारा लगभग यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र जो है ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। और इसके बाद यहाँ से ये
जो आप देख रहे हैं यहाँ से पतला, ये पूरा मैदानी क्षेत्र, ये क्या है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। और उसके बाद यहाँ से ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। और ये क्या है, मैदानी क्षेत्र, जिसमें गंगा यमुना मुख्य मैदानी क्षेत्र है, जो पश्चिम में इधर से यहाँ से बहती है, और इधर गंगा यमुना और इधर का है ब्रह्मपुत्र। तो गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, और इधर है थार का मरुस्थल यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र। और उसके बाद ये पठारी क्षेत्र, जिसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। और ये तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। और इसके बाद ये द्वीप, दो द्वीप समूह भारत में है। एक है पूर्व में बंगाल की खाड़ी में है, उसको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा अरब सागर में है, जिसको कहा जाता है उसको कहा जाता है लक्षद्वीप समूह, उसको कहते हैं लक्षद्वीप समूह। तो दो द्वीप समूह है भारत में, एक है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा अरब सागर में पश्चिम में, इसको कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। तो भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। उत्तर का विशाल मैदान पर्वतीय क्षेत्र, और उत्तर का विशाल मैदान, या फिर उसको एक और नाम से जाना जाता है गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटीय मैदान और द्वीपीय मैदान। ओके, अब हम इनके भारत के कुल भूभाग का प्रतिशत वाइज इनका देखते हैं कि कितना कवर करते हैं। पर्वत जो है, पर्वतीय क्षेत्र भारत के 10.7% कवर करता है। भारत के पर्वतीय क्षेत्र 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र 18.6% भूभाग भारत का घेरता है। और पठारी क्षेत्र में 27.7% भाग कवर करता है। और मैदानी क्षेत्र ये 43% भाग कवर करता है। यानी भारत में पर्वतीय क्षेत्र जिसमें बड़े बड़े पर्वत, विशाल पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ हैं, ऊंची चोटियाँ हैं, वो 10.7% भूभाग पर फैले हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें कि उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिण भारत की बहुत सारी छोटी पहाड़ियाँ, उन सबको मिला करके 18.7% क्षेत्र कवर करता है। और पठारी क्षेत्र 27.7%, मैदानी क्षेत्र 43% भूभाग को कवर करता है, ढके हुए है। यानी कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वह सबसे ज़्यादा है। अब हम एक तरफ से, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान को जो कि भारत के उत्तर में
यानी प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में तथा हिमालय पर्वत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। आप देखेंगे यहाँ पे ये है हमारा हिमालय पर्वत और ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। इसके बीच में है उत्तर का विशाल मैदान। तो ये भूभाग जो है वो उत्तर का विशाल मैदान है। यहाँ पे हिमालय यानी हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में है हमारा मैदानी क्षेत्र यानी कि गंगा यमुना का मैदान। अब गंगा यमुना के मैदान को मुख्यतः हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इस मैदान में जैसे नदियों के द्वारा जो मिट्टियाँ बहा कर लाई गई हैं, उन मिट्टियों के द्वारा बनाए गए क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम उसको 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है भामर क्षेत्र। सबसे पहले क्या है? भामर क्षेत्र। उसके बाद है तराई क्षेत्र। उसके बाद हमारा है बांगर क्षेत्र। क्षेत्र। और लास्ट में आता है खादर क्षेत्र। तो सबसे पहले भामर क्षेत्र, उसके बाद तराई क्षेत्र, उसके बाद बांगर क्षेत्र, उसके बाद खादर क्षेत्र। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर का विस्तार है। कब से कब तक है? उत्तर से दक्षिण की ओर। के बढ़ते क्रम में है। यानी कि सबसे उत्तर में क्या है? भामर क्षेत्र। उसके बाद क्या है? तराई क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? खादर क्षेत्र। और उसके बाद फिर बांगर क्षेत्र पड़ेगा। यानी कि पहले खादर पड़ेगा, उसके बाद बांगर पड़ेगा। खादर और बांगर में क्या डिफरेंस है? बस थोड़ा सा अंतर है, वो हम अभी कवर करेंगे। ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे। अब अगला हम हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले बांगर क्षेत्र। ओके। तो बांगर क्षेत्र में आते हैं। तो बांगर क्षेत्र क्या है? देखिए, बांगर क्षेत्र, भामर क्षेत्र क्या होता है? जो पर्वत है, पर्वत के जो तलहटी होती है, जैसे ही पर्वत खत्म होते हैं, जो पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे ही पहाड़ियाँ खत्म होती हैं, उसके बाद तुरंत ही वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं। जैसे बड़ा सा, जब क्या होता है, पहाड़ों से नदियाँ चलती हैं तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टियाँ काटती चली जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पे मिट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और बचता क्या है कि केवल बड़े पत्थर बढ़ जाते हैं। तो जब बड़े पत्थर बढ़ जाते हैं तो नदियाँ क्या होती हैं? उन्हीं बड़े पत्थरों के बीच में नीचे समा जाती है। ठीक है। और उन क्षेत्रों में समा जाती हैं तो वहाँ पे नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। तो उसी क्षेत्र को, जहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर, इस क्षेत्र में क्या है? जहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है, जहाँ पे नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है भामर क्षेत्र। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भामर क्षेत्र। तो अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो भामर क्षेत्र में क्या हो जाएगा? कंकड़, ठीक है, कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं। ठीक है।
कंकड़ पत्थर की अधिकता, ठीक है। और क्या हो जाए, नदियाँ प्रायः विलुप्त होती हैं, प्रायः विलुप्त होती हैं, नदियाँ प्रायः विलुप्त हो जाती हैं, नदियाँ प्रायः विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है, इस क्षेत्र की चौड़ाई है 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक है। और इस क्षेत्र के, यह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, ये हिमालय के जो शिवालिक पहाड़ी है, कहाँ पे है, शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में, तलहटी क्या होता है, तलहटी क्या होता है कि जैसे ही जहाँ से पर्वतों की, जहाँ से पहाड़ियाँ होती हैं, जहाँ से पहाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, वो कहलाता है तलहटी क्षेत्र। तो इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ से है, शिवालिक के पहाड़ी की तलहटी में। अगर हम पूरब से पश्चिम की अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ की देखें इसका विस्तार, तो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। कहाँ से, सिंधु नदी से तीस्ता सॉरी, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसका इस क्षेत्र का विस्तार है। ओके, तो भामर क्षेत्र के बारे में हमने क्या पढ़ा, भामर क्षेत्र जो शिवालिक की तलहटी में स्थित है, और यह सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से पंजाब से और आगे चले जाएंगे जो, तो हम पाकिस्तान हो, तो पाकिस्तान के पार्ट में जाता है सिंधु नदी, तो वहाँ से लेके, और बिहार में तीस्ता नदी है, तो बिहार में तीस्ता नदी बहती है, उस वहाँ तक इसका विस्तार है, किसका, भामर क्षेत्र का। और उत्तर में जो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, सबसे दक्षिणी भाग, जिसको कहा जाता है शिवालिक, यानी शिवालिक की तलहटियों में और सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच इसका विस्तार है भामर क्षेत्र का। भामर क्षेत्र में किस मिट्टी की अधिकता होती है, मिट्टी नहीं यहाँ पे पाई जाती, यहाँ पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो कंकड़ पत्थर अधिकता होने के कारण नदियाँ क्या होती हैं, वहाँ पे प्राय लुप्त हो जाती हैं। ओके, जो नेक्स्ट हम आगे आते हैं, अगला है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र है भामर क्षेत्र के बाद, भामर क्षेत्र के, ये है भामर क्षेत्र के दक्षिण में, भामर क्षेत्र के दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर के बीच है चौड़ा। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, आर्द्रता अधिक होती है, दलदली मिट्टी पाई जाती है। अधिक वर्षा होने के कारण कैसी मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी होती है, ठीक है, दलदली मिट्टी होती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है, पशुपालन तथा कृषि की अधिकता होती है, ठीक, कृषि अधिक होती है। नदियाँ यहाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं, नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं, ठीक है, या दिखाई देना, या फिर इसको लिख सकते हैं कि नदियाँ सतह पर पुनः आ जाती हैं, ठीक है, परंतु इनकी गति कैसी हो जाती है, इनकी गति जो है धीमी हो जाती है, इनकी गति कैसी हो जाती है,
धीमी हो जाती है, की गति धीमी हो जाती है। यहाँ पे जीव जंतुओं की अधिकता होती है, वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे विकसित है। क्योंकि जहाँ पे पानी होता है, रहने की सुविधाएं होती हैं, वहीं पे जीव जंतु और वनस्पतियाँ वहीं पे अधिक ज़्यादा विकसित होती हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? भामर क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है। यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे मिट्टी दलदली पाई जाती है। मिट्टी वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे कृषि का कार्य अधिकता में होता है, जिससे जनसंख्या ज़्यादा होती है, पशुपालन होता है, वनस्पतियाँ अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारा बांगर क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको? बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र में बस थोड़ा सा अंतर है, अभी हम लोग कवर करते हैं। तो बांगर क्षेत्र क्या होता है? मैदान का वह भाग। देखो इसमें क्या होता है, इसको कह सकते हैं कि मैदान का वह भाग जहाँ पर मैदान का वह भाग जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ बाढ़ का पानी कई सालों में एक आध बार पहुँचता, मतलब 10 साल 5 साल के बाद कभी कभार एक आध बार पहुँचता है, वहाँ वह क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगर क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पे जलोढ़ मिट्टियाँ नहीं पाई जाती, पुरानी या नई जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, पुरानी हो जाती है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यह क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है? कंकड़ होता है। ठीक है, कंकड़ होता है, रेत होता है। ठीक है, रेत पाया जाता है। ठीक है, रेत वहाँ पे होती है। तो यानी कि बांगर क्षेत्र क्या कहलाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, जहाँ बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँच पाता, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगर क्षेत्र कहता है। इसी के विपरीत खादर क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर क्षेत्र इसका अपोजिट होता है, जहाँ बाढ़ का पानी हर साल आता है, जहाँ हर साल बाढ़ आता है, जहाँ पे हमेशा नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कछारी मिट्टी पाई जाती है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? खादर क्षेत्र कहा जाता है। तो खादर क्षेत्र क्या हो गया? खादर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र क्या कहलाया? जहाँ बाढ़ का पानी हमेशा आता है, हमेशा कह सकते हैं, या हर वर्ष, हमेशा नहीं कहेंगे, हर वर्ष। ठीक है, हर वर्ष आता है। नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है, नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या इसको कहा जाता है कछारी मिट्टी पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और यह मिट्टी क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है। यह क्षेत्र क्या करता है? उपजाऊ होता है, बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान, जिसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया। उत्तर का विशाल मैदान की अगर हम चौड़ाई की बात करें, तो उत्तर में इसका पश्चिम में इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई, अगर हम कहते हैं कि चौड़ाई की बात करें, तो 150 से लेके 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो यह इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार अम्बाला से ले करके यह बंगाल की खाड़ी तक, यानी पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी तक है, या कह सकते हैं इसको
डेल्टा सुंदरवन का, सुंदरवन डेल्टा तक है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ तक है? पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई कम होती है, यानी पश्चिम में कम है, और पूर्व में जैसे हम ईस्ट साइड में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में, जब हम ब्रह्मपुत्र यानी आसाम के क्षेत्र में अगर हम आ जाते हैं, जो कि आसाम का ये क्षेत्र है, ठीक है, तो आसाम के ये जो ये नदी जो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये ऐसे करके आती है। तो ये जो पतला सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र है काफ़ी पतला हो जाता है, लगभग 80 किलोमीटर के करीब, 80 किलोमीटर होता है। यानी बीच में जब हम आएंगे तो इधर बीच में इसकी चौड़ाई जो है वो अधिक हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे यह इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इसकी चौड़ाई घट जाती है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगभग 300 किलोमीटर अपने सबसे अधिक चौड़े भाग में रहता है, उसके बाद यहाँ पे 80 किलोमीटर तक रह जाती है। ठीक, तो अब इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, और सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।